खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 3 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है पूस की रात। ये एक कहानी है और इस कहानी के मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद देहाती ज़िंदगी की अक्कासी करने के लिए जाने जाते हैं, आवाम के मसाइल को ऊपर उठाने के लिए जाने जाते हैं और सच्चाई और हकीकत को सामने लाने के लिए आप जाने जाते हैं। सबक पूस की रात में आपने देहात की ज़िंदगी की अक्कासी की है। देहात में किसानों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, कितनी नामहरूमियों के अंदर उनको जीना पड़ता है, कितनी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए आसान हैं, हम आसानी से उनको हासिल कर सकते हैं और किसानों को उनके लिए जिन चीज़ों के लिए भी परेशान होना पड़ता है। यहाँ पर एक किसान हल्कू की कहानी है और उस किसान को एक कंबल के लिए किस तरह से रात गुजरती है बग़ैर कंबल के। सर्दी में कंबल बहुत ज़रूरी है। पूस की रात है जो दिसंबर और जनवरी के बीच के अंदर आती है। सर्दियों का मौसम है, बहुत तेज़ सर्दियाँ हैं, इतनी तेज़ सर्दियाँ हैं कि कई बार पाला पड़ता है, बर्फ़ गिरती है इन सर्दियों के अंदर, ओस जम जाती है। इतनी शदीद सर्दी के अंदर बग़ैर कंबल के किसान को गाँव में खेतों के बीच में रहना पड़ता है, अपने खेतों की रखवाली करना पड़ता है। तो यहाँ पर किसानों के मसलों को पेश किया गया है, उनकी परेशानियों को मुंशी प्रेमचंद ने दिखाने की कोशिश की है। मुंशी प्रेमचंद उर्दू अदब का बड़ा नाम है, बड़ी हस्ती है और जैसा मैंने आपको बताया सच्चाई और हकीकत की वजाहत करने के लिए मज़दूरों की, दबे कुचले लोगों की, महिलाओं की, औरतों की, इनके मसलों को पेश करने के लिए मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। हकीकत निगारी आपके तख्लीकात के अंदर मिलती है। यहाँ हम पूस की रात का मुताला कर रहे हैं। पूस की रात को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। यहाँ पर पहले हिस्से के अंदर हमने उस हिस्से वहाँ तक का मुताला किया था कि जब सोने की कोशिश कर रहा है हल्कू, लेकिन सो नहीं पा रहा। एक गरीब किसान है, कर्ज के अंदर डूबा हुआ है। जो पैसा इसने अपनी पूस की रात में कंबल खरीदने के लिए रखा था, सर्दियों में कंबल खरीदने के लिए पैसा रखा था, वो पैसा इसका कर्ज में जा चुका है। अब सर्दियों का मौसम है और खेतों की रखवाली करनी है, अपने खेतों की आवारा जानवरों से हिफाजत करनी है, रात को खेतों में रुकना है। ऐसी रात को जो बहुत ज़्यादा ठंडी रात है, दिसंबर और जनवरी के बीच के अंदर ये रातें आती हैं, बहुत ठंडी रातें हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार सर्दी के अंदर यहाँ बर्फ़ भी जम जाती है, पाला खेतों के ऊपर पड़ने की चांस रहते हैं। उस रात के अंदर इसको अपने खेत की हिफाजत करनी है। आता है, खेत की हिफाजत करता है, साथ में इसका कुत्ता भी है। पूरी रात का मंजर बयान किया है और पूरी रात के अंदर किस किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे सोने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पर कहानी के अंदर इन्होंने दिखाया है। पहले हिस्से के अंदर हम उस रात का और उसका कर्ज देने का बयान पढ़ चुके हैं। यहाँ पर रात में नींद नहीं आ रही है और सोने के लिए क्या वो तरकीब निकालता है, खेत दूसरे बगल में पास में जो बाग है वहाँ से पत्तियाँ तोड़कर जलाने की कोशिश करता है, वो हिस्सा यहाँ पर बयान किया गया है। हमारा ये कहानी जो है 4 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। पहला और दूसरा हिस्सा हमारे सबक का पहले पार्ट के अंदर है, पहले हिस्से के अंदर है, और यहाँ पर तीसरा और चौथा हिस्सा आपके सामने सबक के इस हिस्से में, दूसरे हिस्से में मौजूद है। तो वो सोने की कोशिश कर रहा है, कुत्ता उसका बड़ा वफादार है, जंगल में उसके किसी आवाज़ को देखते ही वहाँ पर भागता है और उन आवाज़ों को भगाने की कोशिश करता है, जानवरों को भगाने की कोशिश करता है और पूरी वफादारी से, पूरी मुस्तैदी के साथ कुत्ता लगा हुआ है। और हल्कू, इसको नींद नहीं आ रही, ये सोने की कोशिश कर रहा है। 1 घंटा गुजर गया, वक्त गुजरता चला जा रहा है, आगे से आगे वक्त बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही। वक्त बढ़ रहा है, सर्दी भी बढ़ रही है और हल्कू को क्योंकि नींद आ रही है, वो उस सर्दी से बचने की, सोने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब तक तेज सर्दी रहती है हमें नींद नहीं आती और ऊपर से ओढ़ने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। एक सूती कंबल है, एक सूती चादर है और उसके अलावा कुछ भी उसके पास नहीं है। कंबल खरीदना था लेकिन कंबल के पैसे उसके जा चुके हैं। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छिपा लिया, फिर भी सर्दी कम ना हुई। यह हालत बता रहे हैं कि कितनी मायूसाना हालत है, कितनी गरीब हालत के अंदर वो हल्कू मौजूद है। गरीब किसान है, कर्ज में डूबा हुआ किसान है। जितनी भी इनकम होती है, जितनी भी खेती से का पैसा आता है, अनाज बेचकर जो पैसा आता है, वो जमींदार ले जाते हैं इसके, वो टैक्स में चला जाता है, वो बीज खरीदने में, वो खाद खरीदने के अंदर पैसा उसका सारा का सारा चला जाता है। आखिर में इसका खाली हाथ रह जाते हैं और कुछ इसके हाथों में नहीं बचता है। तो कुछ इसके हाथों में नहीं है तो इसके पास अपने लिए गर्म कपड़े, गर्म कंबल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। अब नहीं रुक रही सर्दी, उठ रहा है, बैठ रहा है, लेट रहा है, जो जो कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमिद हो गया है। मुंजमिद होना यानी जम जाना, जमने को मुंजमिद कहते हैं। इतनी सर्दियों से मालूम हो रही है कि हाथ पैर सुन हो रहे हैं, पैर सुन हो रहे हैं, कि ऐसा लगता है जैसे खून जम रहा है।
उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है। वो 7 सितारे जो कुतुब के गिर्द घूमते हैं अभी अपना निस्फ दौरा भी खत्म नहीं कर पाए थे। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। अभी एक पेड़ से ज्यादा रात बाकी है। सोने की कोशिश कर रहा है लेकिन नींद नहीं आ रही। अब देखता है रात कितनी बाकी है, कितनी देर और ऐसे बैठा रहना है। तो देहात में गांव वालों को पता रहता है, तारे देखकर बता देते हैं कि कितनी रात बाकी है। सूरज देख के बता देते हैं कि वक्त में क्या हुआ है, घड़ी क्या हुई है। तो ये भी अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है, छपिया से बाहर निकलता है जो खेत में उसने मुंडेर बना रखी है। बाहर निकाल के देखता है तो 7 सितारे कुतुब के आसपास घूमते हैं। उनसे वक्त का रात में पता चलता है। तो उन सितारों को ढूंढता है, वो उसको दिख जाते हैं, लेकिन वो उस जगह के ऊपर है कि अभी रात का एक पहर बाकी है। तो फिर ये मायूस होकर आकर बैठ जाता है कि अभी तो रात बहुत बाकी है, कैसे कटेगी रात, बड़ी मुश्किल, बड़ी भारी रात इसके ऊपर हो रही है। और ये किसी एक रात की बात नहीं है, ऐसी कई कई रातें इसकी ऐसे गुजरती होंगी। सर्दियों के अंदर ऐसे हाल किसानों के होते होंगे। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। अब नींद नहीं आ रही, तरकीबें लगाने की कोशिश कर रहा है, तरकीब लगा रहा है कि कैसे मैं इस सर्दी को भगा सकता हूं, कैसे अपने जिस्म को आराम दे सकता हूं। तो तरीका यह सोचा कि खेत के पास ही एक बाग है, थोड़ी दूर पर। बाग के अंदर पत्तियां पड़ी हुई हैं, पतझड़ का टाइम था, तो पत्तियां सूखे गिरे हुए हैं। मैं पत्तियां जमा कर लूंगा और उन पत्तियों को जलाकर उनसे मैं अपने आप को तापूंगा। रात को कोई पत्तियां तोड़ते देखे तो समझेगा कि कोई भूत है। अब खुद पत्तियां तोड़ने की तरकीब आई, लेकिन सोचता है कि रात को जाऊंगा, अंधेरी रात है, हाथ से हाथ नजर नहीं आ रहा, और वहां जाऊंगा तो कोई मुझे देखकर डर नहीं जाए, भूत न समझ ले मुझे। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। उसको खुद को भी डर है कि कोई जानवर दूसरा अगर वहां बैठा हुआ और मुझे नुकसान पहुंचा दे। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। लेकिन जो हालात है, सर्दी के जो हालात हैं, वो उसे वहां पर नहीं रुकने देते। उसका दिल करता है कि वहां जाए, पत्तियां जमा करे और वो जाकर जलाकर अपना तापे। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ बना दिया, एक झाड़ू बना ली पत्ते तोड़ने के लिए। अरहर का खेत था पास में ही, वहां से कुछ डालियां तोड़ ली अरहर की, कुछ पौधे तोड़ लिए छोटे, और उनसे एक झाड़ू बना ली कि ताकि पत्तों को वो सोड़ सके। एक उपला जलता हुआ उसने लिया और बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते हुए देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। थोड़ी सी आग ले ली उसने पास, जो आग जली हुई थी, और वो पत्तियां लेने के लिए वो झाड़ू लेके निकल पड़ा। कुत्ता भी जो इधर उधर खेल रहा था, भौंक रहा था दूसरे जानवरों के ऊपर, वो इसके पास आ गया, वो भी दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता, जबरू चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापें, टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। टाटे होना यानी ताकतवर होना, तगड़ा होना। जब सर्दी में हम तपेंगे तो हमारे जिस्म में ताकत आ जाएगी, हमारे जिस्म टाटे हो जाएंगे, तो तब वापस आकर हम बैठेंगे। अभी चलते हैं और पत्तियां जमा करके आग जलाते हैं और उसके ऊपर तापते हैं। कुत्ते ने भी अपनी रजामंदी दे दी, कि कुत्ता खुद उससे परेशान है, सर्दी में कूकू कर रहा है। जबरा ने कूकू करते हुए अपने मालिक की राय से इत्तेफाक किया। इत्तेफाक यानी मुत्तफिक हो जाना, अपनी राय को मान लेना, सर में हाँ में सर हिला देना। कुत्ता उसकी बातें समझ रहा था, वो समझ गया कि अब सर्दी से राहत मिलने वाली है, तो वो भी उसके साथ चल पड़ा और आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। घटाटोप घना अंधेरा, इतना घना अंधेरा कि हाथ से हाथ, एक हाथ से दूसरा हाथ ना दिखे, इतनी दूरी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा अंधेरा बाग के अंदर था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थी। यकायक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। बाग का माहौल बयान कर रहे हैं कि बाग में दरख्त हैं, बड़े बड़े फलों के दरख्त लगे हुए हैं, पत्ते उनके झड़ रहे हैं, गहरा अंधेरा छाया हुआ है, घना अंधेरा छाया हुआ है, जिसको प्रेमचंद ने घटाटोप अंधेरा कहा है। और दरख्तों से शबनम की बूंदें, शबनम यानी ओस की बूंदें, ओस की बूंदें टप 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 टपक रही हैं। और इसी वक्त एक ठंडी हवा का झोंका आता है, उसमें मेहंदी के पत्तों की खुशबू आती है। हल्कू ने कहा कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वो उसे चचोड़ रहा था। जबरा से बातें कर रहा है, लेकिन जबरा को अब एक हड्डी मिल गई थी बाग के रास्ते के अंदर, तो वो अब उस हड्डी से खेलना शुरू कर दिया था उसने। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे
और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। वो सर्दी को खत्म करना चाहता था। नंगे पैर थे, पैरों में पहनने के लिए कुछ नहीं था। हाथ उसके पूरे ठंडे हो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे पैर और हाथ गल जाएंगे सर्दियों में, या गलना मतलब सर्दियों से खराब हो जाना। सर्दी में अकड़ रहे थे उसके हाथ पैर। फौरन वो पत्तियों का ढेर इकट्ठा कर लिया उसने, बड़ा ढेर बना लिया। अब उसको जलाने की तैयारी कर रहा है। अलाव यानी आग के लपट, आग जलाने की कोशिश कर रहा है वो। जब हम सर्दियों के अंदर आग जलाते हैं लकड़ी, फूसे, गोबर के उपले वगैरह लगा के, तो वो अलाव कहलाता है, बड़ी आग। तो ये अलाव जलाने की तैयारी कर रहा है। और जलाकर खाक कर दूंगा, यहाँ सर्दी को जलाकर खाक नहीं करेगा, सर्दी खत्म करने की बात कर रहा है कि उस वक्त थोड़ी देर के लिए ही सही वहां से सर्दी जलकर खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। तो वो पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी शिद्दत से लगा हुआ है कि किसी तरह सर्दी चली जाए। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। इस हिलती हुई रोशनी में बाग के आलिशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे जैसे वो इस ला इंतहाई अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हुए हैं। ला इंतहाई बहुत ज्यादा, बे इंतहा, जिसकी कोई इंतहा नहीं हो। इंतहा यानी हद, जिसकी कोई हद नहीं हो, जो पता नहीं कहां जाकर खत्म होगा, ऐसा अंधेरा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। और उस अंधेरे को अंदर जब इसने अलाव जलाया तो ऐसा मंजर बन रहा था, वो दरख्त ऐसे लग रहे थे कि जैसे दरख्तों ने अंधेरे को अपने कंधों पर उठा रखा है, अपने कांधे पर बैठा कर ये खड़े हुए हैं। तारीकी के इस अथाह समंदर में रोशनी की एक नाव की मानिंद मालूम होती थी। वो जो रोशनी थी, बीच में जब उसने अलाव जलाया तो उसके आसपास रोशनी हो रही थी, चारों तरफ अंधेरा था, तो वो बीच की रोशनी उस अंधेरे समंदर के अंदर एक नाव की जैसी महसूस हो रही थी। हल्को अलाव के सामने बैठा और आग ताप रहा था। अब आग जल गई तो उसके सामने बैठ गया और खूब मजे ले रहा है। अब उसके जिस्म में गर्मी आ रही है, उसके जिस्म में जान आ रही है। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबाई और दोनों पांव फैला दिए, गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में जो आए वो कर। सर्दी के इस बेपाया ताकत पर फतेह पाकर वो खुश होकर छुपा ना सका था अपनी खुशी। बेपाया बहुत ज्यादा, बेपाया का मतलब भी बेहद, बे इंतहा, जिसके कोई हद नहीं हो, कोई सरहद नहीं हो। वो सर्दी बहुत ताकतवर है, बड़े से बड़े पहलवान को नीचे बैठा देती है, बड़े से बड़े पहलवान को डराकर भगा देती है सर्दी। तो हल्कू ने उस सर्दी की इस बेपाया, बहुत बड़ी, बेइंतहा ताकत के ऊपर काबू कर लिया था, उसके ऊपर फतेह हासिल कर ली थी। तो अब वो मनी मन खुश हो रहा था और वो खुशी उससे छुप भी नहीं रही थी। कैसे जाहिर कर रहा था देखिए वो। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरे, अब तो ठंड नहीं लग रही है। जबरा ने कू कू करके गोया कहा, अब क्या ठंड लगेगी। जैसे ऐसा लग रहा है कि जबरा भी उसके साथ खेलने के मूड में आ गया, खेलने के माहौल में आ गया, और वो भी कहता है कि अब क्या ठंड लगेगी। जबरा की आवाज आ रही है उसे। पहले ये तदबीर नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई कि जबरा, जैसे जबरा उसको जवाब दे रहा है। अब हल्कू कह रहा है कि पहले अगर हमारे दिमाग में ये आ जाता, ये हम सोच लेते तरकीब कि हम पत्ते वहां से लाकर जला सकते हैं, उस जगह पे पत्ते जला सकते हैं, तो ये हमारी हालत नहीं होती। कब से हम परेशान हो रहे हैं, शुरू से आए थे शाम से, तब से यहां पर हम परेशानी बैठे हुए हैं। अच्छा आओ अलाव के ऊपर कूद कर पार करें, देखिए कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। अब मैंने बताया कि अब वो खुश हो रहा है, आग के ऊपर काबू कर लिया, सर्दी पे काबू कर लिया उसने आग जलाकर, दोनों चीजें उसके सामने हैं। अब वो मजे में आ गया है, खुश हो रहा है और अपनी खुशी को वो दबा नहीं पा रहा है। कुत्ते के साथ खेलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आ जाओ, इस आग को उछल कर पार करते हैं आग को। और फिर कुत्ते से हंसी मजाक भी कर रहा है कि अगर जल गए तो मैं दवा नहीं करूंगा। जबरा ने खौफजदा निगाहों से अलाव की तरफ देखा। बड़ा अलाव जल रहा था, बड़ी आग जल रही थी। मुन्नी से कल ना कह देना वरना लड़ाई करेगी। जबरा से कहता है कि मैंने तो आग पे कूदने के लिए कह रहा हूं, तू मेरे साथ आग पे कूद रहा है, ये जाकर मुन्नी से शिकायत मत कर देना, अपनी बीवी के बारे में बात कर रही है, वरना वो मुझे लड़ेगी कि जबरा को तुमने आग के ऊपर कूदवाया। ये कहता हुआ वो उछला और अलाव के पांव ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लग गई, पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर अलाव को कूद कर उस पार चला गया। अब कुत्ते से के साथ खेलने का मन कर रहा है, आग के साथ खेलने का मन कर रहा है। गर्मी जिस्म में आ गई है, तवानाई उसके जिस्म में आ गई है, तो आग के कूद के उस पार चला गया। कुत्ता कूद के पार नहीं जा सकता आग के। कुत्ता यूं घूम के वापस उसके पास जाकर खड़ा हो गया। तो कुत्ते को मना कर रहा है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कूद के आओ। और दोबारा उधर से कूद के फिर इस पार आ गया।
कुत्ता फिर उसके पास आ जाएगा, कुत्ता आग के ऊपर नहीं कूदेगा। यहां दिखाने का मकसद ये है प्रेमचंद ने कि छोटी सी खुशी भी किसान के लिए कितनी बड़ी खुशी बन जाती है। उसकी मायूस जिंदगी, मायूस हालत है, फटे हाल है, पहनने के लिए जूते नहीं है, बदन के ऊपर कपड़े नहीं है, कंबल नहीं है जिससे रात गुजरे, लेकिन जरा सा बहाना मिला खुशी का और देहात में जो किसान है वो अपनी खुशी के गीत गाने लगा, वो अपनी खुशी को कुत्ते के साथ मिलकर बांटने लगा। ये चौथा हिस्सा शुरू होता है हमारी कहानी का। अब वो सो चुके हैं और सोने के बाद का फिर आगे थोड़ा कहानी आगे बढ़ती है। रात का अगला पहर शुरू हो जाता है। ऊपर की जो अलाव था, पत्तियां वो जल गई हैं, लेकिन अभी राख के अंदर उसकी गर्मी मौजूद है। पत्तियां जल चुकी थी, बागीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे अभी कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी, पर एक लम्हे में फिर आंखें बंद कर लेती थी। राख थी तो जैसे ही थोड़ा माहौल सही होता, वहां पर हवा बंद होती तो वो छुप जाती आग, और हवा चलती तो आग, पत्तियां इधर उधर उड़ती तो आग फिर से तेज होने की कोशिश करती, लेकिन आग में दब नहीं था। गर्मी और सख्ती आग में थी वहां पर, जो उसको हल्कू को आराम दिए हुए थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर जो जो सर्दी बढ़ती जाती थी उसे सुस्ती दबाए लेती थी। नींद आने की कोशिश कर रही है, सोने की कोशिश कर रहा है, सोता है फिर उठ जाता है, सोता है फिर उठ जाता है। अब ऊपर के पत्ते तो जल चुके हैं, उसके पास बैठा हुआ है और कुछ गीत गुनगुना रहा है, और नींद आ रही है, सोने की भी कोशिश करेगा। दफतन यानी अचानक जबरा जोर से भौंककर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा महसूस हुआ कि जानवरों का एक गोल उसके खेत में घुस गया है। गोल यानी झुंड, जानवरों का गिरोह। बहुत सारे जानवर एक झुंड में, एक गिरोह में जमा होकर उसके खेत की तरफ आ गए हैं। शायद नीलगायों का था वो जो गोल, जिसके झुंड के गिरोह के बारे में बात कर रहे हैं। हल्कू को यह अंदाजा हुआ कि नीलगायों का गिरोह उसके खेतों में घुस गया है। नीलगायें खेतों को खत्म कर देती हैं, खेतों को बर्बाद कर देती हैं, और किसान इसीलिए रात को खेतों पर रुकते हैं कि अगर नीलगायें आती हैं या कोई और दूसरे जानवर आते हैं तो उनको मारकर खेतों से दूर भगा दें। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ सुनाई देती थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रही हैं। गायों का झुंड इसके खेत में आ गया है। कुत्ता भागता हुआ उन तक पहुंच गया है, लेकिन ये अभी भी यहीं बैठा हुआ है, सुन रहा है। उसको आवाजें आ रही हैं साफ साफ कि बहुत सारी नीलगायें वहां पर मौजूद हैं जो कूद रही हैं, भाग रही हैं, और खेतों के अंदर चढ़ना शुरू कर दिया है उन्होंने। जो उसकी फसल है वो उन्होंने खानी शुरू कर दी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे वहम हो रहा है, अब तो कुछ दिखाई नहीं देता मुझे भी, कैसा धोखा हुआ। अब आवाजें आ गई हैं उसको, लेकिन खुद सुनने के बाद भी अनसुनी करने की कोशिश करता है, उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि जबरा मेरा कुत्ता मौजूद है, उसके होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, वरना जबरा तो नोच ही डालेगा। आवाजें आ रही हैं, लेकिन कहता है कि शायद मुझे वहम हुआ है, वहां कोई नहीं है, खेत में कोई नहीं है। उसने जोर से आवाज लगाई। अब कुत्ते को आवाज लगाता है, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया, क्योंकि वहां पर असल में जानवरों का झुंड आ गया था, एक गोल आ गया था जो उसकी खेत में फसलों को खा रहा था। कुत्ता उनके ओर भौंक रहा था, लेकिन ये अब अपनी काहिली और सुस्ती के अंदर बैठा हुआ था। इसके उठने की हिम्मत हो रही थी और ना ही वहां पर जाकर उनको भगाने की ये सोच रहा था। जानवरों के चढ़ने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। हल्को वो अपने को फरेब में न रख सका। फरेब यानी धोखा। आवाज और साफ हो गई जानवरों के चढ़ने की। साफ सुनाई दे रहा था कि खेत में बहुत सारे जानवर फसल खा रहे हैं, तो अब अपने आप को धोखा नहीं दे सकता था। अभी उसने अपने आप को क्या कहा था कि नहीं, ये मेरा वहम है। वहम यानी मेरा शक है, वहां जानवर नहीं हो सकता, हल्कू संभाल लेगा। लेकिन अब उसको यकीन आ गया था कि वहां जानवर मौजूद हैं जो खेत खा रहे हैं। मगर उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। जहर मालूम नागवार हो रहा था, उसको नागुजीर हो रहा था। वहां जाना, काहिली आ गई थी, उसमें सुस्ती आ गई थी। पता चल गया कि मेरी खेत बर्बाद हो रहे हैं, मेरी फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन वो अपने आराम को छोड़ना नहीं चाहता था। कैसा गरमाया हुआ मजे से बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उनका पीछा करना उसे पहाड़ मालूम होता था। पहाड़ यानी बड़ा काम, सख्त मालूम होता था, बहुत मुश्किल काम। इसको ये चीज मालूम हो रही थी। आराम में बैठा हुआ है, आग के सामने बैठा हुआ है, तेज सर्दी पड़ रही है, पाला पड़ रहा है। उस सर्दी के अंदर वो जाएगा वहां पर खेत के अंदर तो फिर से सर्दी लगेगी उसे,
फिर से उसे वही परेशानी उठानी पड़ेगी जितनी सारी परेशानी इसने रात भर में उठाई है। तो जाना उसको पहाड़ जैसा मालूम हो रहा था, उसने जाने का इरादा छोड़ दिया। अपनी जगह से ना हिला, बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा। वहीं से ही वो आवाजें लगाने लगा, हेल हल हेलो हेलो हा हा करता हुआ। वो चाहता था कि मेरी यहां की जो आवाजें लगा दूं उसी से जानवर भाग जाएं, लेकिन वो जानवर ऐसे नहीं भागते। मगर जबरा भौंक रहा था, जोर जोर से भौंक रहा था। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, मगर ये जालिम जानवर उसका सत्यानाश किए डालते हैं। यहां पर अब इंसानी काहिली की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि इंसान को पता होता है कि मेरी काहिली से मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे काम नहीं करने से, सुस्ती से मेरे बने हुए काम बिगड़ जाएंगे, लेकिन अपनी सुस्ती और काहिली और अपने खराब कामों से उठना नहीं चाहता। उन्हीं कामों के अंदर, उन्हीं चीज़ों के अंदर वो लगा रहना चाहता है और आगे बढ़कर वो मेहनत से जी चुराने की कोशिश करता है, और यही उसकी बर्बादी की वजह बनती है। यहाँ पर ये हल्कू की वजह भी यही बन रही है, इसी वजह से बर्बाद होने वाला है कि काहिली और सुस्ती के अंदर जकड़ा हुआ है। अभी इस वक्त चाहे तो जाकर खेतों में जानवरों को भगा सकता है, इसके जाने से जानवर भाग भी जाएंगे, लेकिन किसी दूसरे के भरोसे इसने अपने खेत छोड़ दिए हैं। जबरा के उस कुत्ते के भरोसे अपने खेत छोड़ दिए हैं, दूसरे पे भरोसा कर लिया है कि मेरा काम वो शख्स कर देगा, मेरे खेतों की हिफाजत वो कर लेगा फलाना। ऐसा नहीं होता। दूसरा तब तक ही आपके लिए काम करेगा कि जब आप उसके साथ मौजूद हों। अगर आप खुद अपना काम नहीं करोगे तो दूसरा भी कुछ वक्त तक आपका काम करेगा और उसके बाद वो भी अपना जी चुराने की, मन उठाने की कोशिश करेगा। यही इसके साथ हो रहा है। कुत्ता भाग रहा है, लेकिन जब देखेगा कुत्ता भी कि ये मालिक नहीं आ रहा तो कुत्ता भी कहीं और जाकर चुपचाप पड़ जाएगा। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, फिर यकायक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक जैसा झोंका लगा। वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। अब एक बार उसने कोशिश की कि उठूं और चलूं और उन जानवरों को भगा दूं। जैसे ही वो उठा तो सर्दी थी, तो जाहिर सी बात है ठंडी हवा लगेगी। ठंडी हवा जैसे ही उसको लगी तो दोबारा आकर वापस वहीं बैठ गया, उस राख को कुरेदने लगा, राख को तेज करने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास खामोश बैठा था। अफसुर्दगी ने उसे चारों तरफ से उसकी तरह जकड़ लिया था। यहां पर वो पैगाम दे रहे हैं, प्रेमचंद हमें बता रहे हैं कि पहली बात तो ये कि आपका काम कोई और नहीं करेगा, आपका काम, आपकी जिम्मेदारी आपको खुद को ही पूरी करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि आप जब आपकी जिम्मेदारी पूरी करोगे तो आपकी काहिली, आपकी सुस्ती आपको रोकेगी, आपका जिस्म आपको रोकेगा, आपका आराम आपको रोकेगा। अगर आप रुक गए तो फिर आपका बर्बाद होना तय है, आपका गिरना तय है। लेकिन अगर आपने उस काहिली और सुस्ती, उस आराम को छोड़ दिया, परेशानी की तरफ बढ़ गए, मुश्किलों की तरफ बढ़ गए, लड़ाई की तरफ बढ़ गए, तो फिर वो जद्दोजहद, वो लड़ाई, वो मेहनत, वो रंग लाएगी और आप कामयाबी की तरफ चलते हुए नजर आओगे, कामयाब होते हुए नजर आओगे। यहां पर इसके साथ भी ये हो रहा है कि अफसुर्दगी यानी बेचारगी, अफसोस, अफसुर्दगी ने उसे चारों तरफ से उसी की तरह जकड़ लिया था जैसे उसको गरीबी ने जकड़ रहा था, बदहाली ने उसको जकड़ रखा था। अब उसके अफसोर्दगी और बेचारगी ने उसको उसकी तरह जकड़ लिया और वो उठ ना पाया, वो वहीं बैठ गया। खेत उसका बर्बाद हो रहा है, जबरा पूरी कोशिश कर रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन उसके भौंकने से गायें नहीं जा रही। वो वहीं खड़े हुए जानवर खेत का सफाया कर रहे हैं। सफाया करना मतलब खा पी के चट कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं फसल को, और पकी हुई फसल है। उसी राख के पास जमीन पर वो चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब आंख खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैली हुई है और मुन्नी खड़ी कह रही थी, तुम कहां आकर मर गए, इधर सारा खेत चौपट हो गया। खेत चौपट होना, खेत बर्बाद होना, चौपट होना मतलब बर्बाद होना। बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि प्रेमचंद की जुबान आसान जुबान है, आम फहम जुबान है, आम बोलचाल की जुबान है। जैसे हम बातें करते हैं प्रेमचंद अपने कलाम में, वैसे ही हम कलाम होते हैं, वैसे ही अपने किरदारों से बात करते हैं, किरदारों से बात करवाते हैं। तो चौपट होना हम बोलते हैं सारा काम चौपट हो गया, खेत चौपट हो गया। तो चौपट होना यानी बर्बाद होना, खत्म होना। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से उठकर आ रही है? वो बाग में था, उधर वहीं पर सो गया। वो रात को नील गायों ने उनका पूरा खेत बर्बाद कर दिया। कुत्ता भी गायब है क्योंकि उसने अपना काम किया जितना उसको करना था, और जब मालिक ही नहीं है तो फिर वो कब तक करता। वो आखिर में वो भी बेचारा थक हार कर इधर उधर पड़ गया था। मुन्नी सुबह आई है, खेत का हाल देखा तो खेत तो बर्बाद है, सारा का सारा खेत चौपट हो गया, खत्म हो गया। डांट रही है उससे, बोले यहां क्या कर रहे हो, यहां पर आने का फायदा क्या हुआ तुम्हारा? मुन्नी बोली, हां सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है
तुम्हारे यहां मुंडिया डालने से क्या फायदा हुआ? खेत में रात को रुका था, मुंडिया डाली थी खेत के ऊपर, तो वो कहती है खेत में तुम्हारे रुकने का फायदा ही क्या हुआ, यहां पर आके सो गए। और ऐसे भी कोई सोता है कि उन्होंने सारा खेत बर्बाद कर दिया जानवरों ने। अब मुन्निया को यह बात पता नहीं है, मुन्नी को यह बात पता नहीं है कि ये जाग रहा था हल्कू उस वक्त, ये चाहता तो ये खेत को बचा सकता था, लेकिन अपनी काहिली और सुस्ती की वजह से इसने अपना खेत बर्बाद कर दिया, खुद के कर्मों की वजह से खत्म हो गया है। हल्कू ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते मचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा था कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए, देखा खेत पर एक पौधे का नाम नहीं। जबरा मुंडिया के नीचे चित पड़ा है, गोया बदन में जान ही नहीं है। वापस खेत की तरफ आए, डंडे यानी खेत की मुंडेर पर, और मुंडिया खेत की रखवाली के लिए डाली गई फूस की झोपड़ी, जो मुंडिया उन्होंने शुरू में बनाई थी घास फूस की। और बदन में जान ना होना, बेदम होना। कुत्ता बेदम होकर पड़ा था, बिल्कुल ऐसे पड़ा था जैसे मर गया हो। चित पड़ना, बिल्कुल चारों खाने चित पड़ जाना। दोनों बातें करते हुए आ रहे हैं, बता रहा है मेरे रात में पेट में दर्द था, ऐसा दर्द था कि मरते मरते बचा हूं, बहाने बना रहा है। आते आते देखते हैं तो खेत का हाल खराब है, एक दाना भी खेत के अंदर नहीं बचा है, पूरा खेत बर्बाद हो गया है। कुत्ता उनका जो था वो एक तरफ पड़ा हुआ है, जैसे जान ही नहीं है उसके अंदर, मर गया हो। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, मगर हल्कू खुश था। हल्कू खुश क्यों था? क्योंकि उसकी रात आराम से कट गई थी। उसको पता है कि अब अगली रात मुझे जागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर खेत होते, फसल बच जाती, तो रात को जागना पड़ता और रात भर फिर उसकी ऐसे ही निकलती जैसे ये पूस की रात निकली थी। तो हल्कू खुश था, लेकिन मुन्नी रो रही थी, उसके चेहरे पर उदासी थी। क्यों? क्योंकि साल भर की मेहनत खराब हो गई। मजदूरी जो उसने की थी, जो मेहनत की थी, वो मेहनत सारी बर्बाद हो गई। कर्ज हो गया, जमींदार और वो शाहना भी कर्ज मांगने आएगा दोबारा। टैक्स जो लगता है जमीन का वो महसूल करेगा, वो सारा का सारा लेगा, वो सारा वसूल करेगा जितना भी पैसा है। तो मुन्नी को फिक्र हो रहा है, दर्द हो रहा है, जबकि हल्कू खुश है। मुन्नी ने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी देनी पड़ेगी। मालगुजारी मतलब ये जो खेतों में टैक्स होता है वो उसको देने के लिए अब मुन्नी कह रही कि हमें मजदूरी करनी पड़ेगी। शाहना फिर आएगा टैक्स लेने के लिए। फसल कटने वाली थी, कटती तो हम भी कुछ लेते और उसको भी टैक्स देते। अब फसल तो गई, अब कहां से टैक्स देंगे? हल्कू ने खुशी के लहजे में कहा, रात को ठंड में यहां सोना तो नहीं पड़ेगा। अब दोनों की बातें सुनिए आप, कलाम देखिए। दोनों, मुन्नी कह रही है कि मुन्नी को टैक्स की फिक्र है अभी कि फसल बर्बाद हो गई, लेकिन शाहना टैक्स लेने आएगा, अब मजदूरी करके टैक्स देने पड़ेगा। और हल्कू का जवाब सुनिए, अब रात को यहां पर रुकना तो नहीं पड़ेगा। तो मुन्नी फिर कहती है, मैं इस खेत का लगान न दूंगी, कह देती हूं, जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं करते। और फिर मुन्नी फिर खेती बाड़ी की बात कर रही है, जीने मरने की बातें कर रही है कि हमारी मेहनत बर्बाद हो गई, अब टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं नहीं दूंगी टैक्स, और जाके बात करेंगे उससे। तो हल्कू क्या कह रहा है, जबरा अभी तक सोया हुआ है, इतना तो कभी ना सोता था। अब वो जबरा के बारे में बात कर रहा है। अब मुन्नी फिर कहती है उससे कि आज जाकर शहना से कह दो खेत जानवर चर गए, हम एक पैसा ना देंगे। और फिर हल्कू जवाब देता है, रात बड़े गजब की सर्दी थी। यानी पूरी बातें उसकी रात की सर्दी के आसपास ही गुजर रही हैं और रात के माहौल के आसपास ही गुजर रही हैं। अब वहां पर जिंदगी की सच्चाई उसकी बातों में नजर नहीं आ रही, जिंदगी की सच्चाई मुन्नी की बातों में आ रही है। मुन्नी टैक्स के बारे में फिक्रमंद है, आने वाले कल के बारे में फिक्रमंद है, जो उसको देना है, क्या करना है, कैसे करना है, बर्बाद हो गया जो हो गया उसकी फिक्रमंद है। लेकिन हल्कू को जरा सी फिक्र नहीं है। अब तो वो खुश है, बल्कि वो कुत्ते के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि सर्दी में रात नहीं काटनी पड़ेगी। वो रात की सर्दी के बारे में बात कर रहा है कि बहुत तेज सर्दी थी रात को। तो मुन्नी चिढ़ जाती है, कहती है, मैं क्या कहती हूं तुम क्या सुनते हो? वो अलग बात कर रही है, वो अलग बात सुन रहा है, वो अलग बात बोल रहा है, ये अलग बात कह रही है। तो सुनती है। तो हल्कू अब थोड़े होश में आता है। वो समझ गया कि मुन्नी गुस्से में है, अब बात करना ठीक नहीं है। तो वो कहता उससे, तू गाली खाने की बात कर रही है, गाली खिलाने की बात कर रही है क्या? क्योंकि शहना से बात करने ही कह रही है कि शहना से जाकर कह के आओ कि खेत जानवर चक गए, अब हम टैक्स नहीं देंगे। हल्कू को पता है कि शहना जाते ही फिर गिड़कियां देगा, गालियां देगा, तो शुरू में आते ही धमका रहा था इनको। तो कहता है कि तू गाली खिलाने की बात कर रही है। शहना कौन, इन बातों से क्या मतलब है शहना को? उसको तो टैक्स चाहिए, चाहे जानवर खाएं या तो आपका खेत जल जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो। तुम्हारा खेत चाहे जानवरों को खिलाओ, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़े, उसे तो अपनी मालगुजारी चाहिए। तो छोड़ दो खेती,
मैं इसी खेती से बाज आई। अब बोले कि टैक्स देना ही पड़ेगा, तो टैक्स कहाँ से देंगे? तो मुन्नी कहती है कि छोड़ दो खेती, ऐसी खेती से मैं बाज आई, मुझे नहीं करनी ऐसी खेती, क्योंकि जो कर्जा हो रहा है वो मजदूरी कर करके कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो अब हल्कू को समझ में आता है कि अब मजदूरी करनी पड़ेगी, मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा। हल्कू ने मायूसाना अंदाज में कहा, जी में तो मेरी भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूं। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूं, मगर मजबूरी का ख्याल करता हूं तो जी घबराता है। किसान का बेटा होकर अब मजबूरी नहीं करूंगा। या मजूरी मतलब मजबूरी को कहा गया है। मजूरी आम बोलचाल के अंदर सीधी खड़ी जबान में इस्तेमाल किया है, जो देहाती लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर मजूरी मतलब मजबूरी नहीं, यहां पर मजदूरी के बारे में बात हो रही है। तो यह कहता है कि मैं मजदूरी नहीं करूंगा, कितनी ही दुर्गत हो जाए। दुर्गत मतलब हाल बिगड़ जाना, दुर्गति हो जाना, हिंदी लफ्ज है यहां पर, कि मेरी कितनी ही दुर्गत हो जाए, मेरा कितना ही हाल खराब हो जाए, मैं मजदूरी नहीं करूंगा। मजदूरी मजबूरी है, ना मैं मजबूरी करूंगा ना मैं मजदूरी करूंगा, मैं तो खुद का ही काम करूंगा, मैं तो खेती बाड़ी ही करूंगा। जबरा क्या सोता ही रहेगा, चल घर चलें। और फिर कुत्ते की तरफ इशारा करता है, कुत्ते को उठाने की कोशिश कर रहा है, जो कुत्ता रात भर से सो रहा है। और यहीं पर यह सबक मुकम्मल हो जाता है। पूस की एक रात की कहानी यहां पर बयान की है। हालांकि अगर खेत बच जाता इसका, तो फिर दूसरी पूस की रात की भी सामना इसको करना पड़ता, वो रात भी इसके ऊपर इसी तरह भारी होती है। तो खेत खत्म, अब पूस की रात का दर्द इसको नहीं है, पूस की रात का इसको डर नहीं है। एक मसला पेश किया है प्रेमचंद ने इस कहानी के जरिए, और हमें सीख देने की कोशिश की है कि मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, जुस्तजू करते रहें, तो हम अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। दूसरा ये कि खुद का काम खुद को ही करना चाहिए। अपने आप को हमेशा कामयाब बनाने के लिए हमें किसी दूसरे का सहारा नहीं लेते हुए खुद को ही तकलीफों में, दुख दर्द में डालना चाहिए। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। 2 हिस्सों के अंदर सबक है, और दोनों हिस्सों को आपको पढ़ना है। जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आपको लिखना है, कॉपी में लिख के अपने उस्ताद वगैरह को उनको आप चेक कराने की भी कोशिश करें। अगले सबक के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अलविदा।